बाकी कोई भी बैंक, सिर्फ फॉरेन बिजनेस हम नहीं करते हैं जो है, बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ग्रामीण भारत के अंदर जो 100 करोड़ लोग रहते हैं उनके भविष्य की डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई योजना ही नहीं जो ग्रामीण बैंकों के पास नहीं है। 80 करोड़ लोगों को तो खाना खिला रहे हैं पिछले 3 साल से 4 साल से। ये तो आइडेंटिफाई है ना। अभी योजना फिर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये तो है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं 80 करोड़ लोगों में से 42 करोड़ हमारे कस्टमर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक की इस समय 4285 ब्रांचेज हैं, 4285 ब्रांचेज 75 जिले में, और ATM है 9। एक भी नेट बैंकिंग सुविधा नहीं प्राप्त। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही न्यूज आउटलुक की टीम आज पहुंची भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के पास और जानी उनसे ग्रामीण बैंक की स्थिति और सरकार से उनकी कुछ खास मांगे। तो आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता की ग्रामीण बैंक के राज्य स्तरीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, नेहा श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आउटलुक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत खास मेहमान हमारे चैनल पे, जो आज जो युवा वर्ग है, जो बैंक्स के एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनको गाइडेंस देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और वर्तमान में जो ग्रामीण बैंक हैं, जो रूरल एरियाज में जो बैंक काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं, किन समस्याओं से बैंक टैकल कर रहा है, जूझ रहा है, क्या लॉसेस हैं और क्या प्रॉफिट्स हैं, और बैंक की सरकार से क्या डिमांड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शगुन शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी ग्रामीण बैंकों के, और साथ में मौजूद हैं मिस्टर नागेंद्र सिंह कन्नौजिया जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार जी सर, ये बताएं, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में आपकी प्रेजेंस हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? अब ये तो याद नहीं है क्योंकि 40 साल पहले की ये बात है। और तब ये ग्रामीण बैंक का बहुत ज़्यादा समाज में या बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं की जाती थी ये जो है, और बहुत अच्छा जॉब भी नहीं माना जाता था। लेकिन चूंकि मैं फतेहपुर ज़िले को वहीं पढ़ा लिखा, वहीं सारा हमारी असली भूमि वही थी, तो मैं फतेहपुर में ही ये जगह निकली थी तो भर दिया था, उसका टेस्ट हुआ था और आ गया। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। अब जो है, अब तो IBPS जैसी संस्था लेती है और हर वर्ष इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, और पोजीशन ये होती है कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर आप उनसे पता करें तो जो कमर्शियल बैंकों का एग्ज़ाम है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है और ग्रामीण बैंक का, तो कई वर्ष ऐसा हुआ है कि ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता है जो है। तो सर का कहना है कि जो इनकी शुरुआत हुई है फतेहपुर से हुई है, वो फतेहपुर के रहने वाले थे, मूल निवासी वो वहाँ के हैं। और इनका कहना है जो युवा वर्ग तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है जो स्टेट बैंक्स हैं, अदर बैंक्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो जब आप पेपर की तुलना करते हैं ग्रामीण बैंक के पेपर से, तो कई बार ऐसा हुआ कि ग्रामीण बैंकों में जो पेपर आता है वो काफ़ी, उसका लेवल जो है काफ़ी टफ होता है। एम आई राइट सर? ओके सर, आप नागेंद्र जी, मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं और आपकी शुरुआत बैंक के एरिया में कब से हुई, कब आपने बैंक में आपकी प्रेजेंस हुई, कब शुरुआत हुई आपकी जॉब प्रोफाइल की? मैं कानपुर नगर का ही रहने वाला हूँ जी। और वो जैसा कि सर ने अभी बताया उसी तरीके से मैं भी पढ़ रहा था। मैं पढ़ते पढ़ते बाई चांस वैकेंसी निकली तो मैंने भी भर दिया। जी। और भर दिया तो सिलेक्शन हो गया तो मैं भी बैंक में चला आया। सर, सबसे पहले आपकी पोस्टिंग किस बैंक में हुई थी, कहाँ पे, किस जिले में? मैं फतेहपुर जनपद की दमापुर एक जगह है जो फतेहपुर से जूनिया रोड पर जो निहार रोड पे है। पड़ता है, लगभग फतेहपुर शहर से 15-16 किलोमीटर है। मैं एज ए कैशियर उस ब्रांच में गया था जो है। मैं उस समय लगभग 19.5-20 साल का था जो है। अच्छा जी सर। तो वहाँ से हमारी ये सेवा शुरू हुई थी। तो सर, जब आपकी शुरुआत हुई तब आप एक कैशियर थे, और जब आपका जो रिटायरमेंट का जब टाइम आया तो उसमें किस पोस्ट पे आप होकर रिटायर्ड हुए? फिर वरिष्ठ प्रबंधक सीनियर मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ, यहीं कानपुर नगर की बर्रा शाखा से। लगभग 1 साल में इसमें रहा। इसके पहले रनिया और तमाम मतलब बहुत जगह मूवमेंट रहा। यद्यपि चूँकि ग्रामीण बैंक एक संस्था अपने आप में
चाहे इसका कस्टमर हो, चाहे इसका स्टाफ हो, हमेशा जन्म से ये संघर्ष ही करता रहा। मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारा कस्टमर भी, जो ग्राहक है, वो जिस हालत में हम लोगों ने उसको प्रारंभ में देखा था, लगभग उसी हालत में आज भी देश का, ग्रामीण भारत का, चूंकि हमारा मुख्य रूप से कस्टमर वही है, जी जी, बस इतना ही अंतर आया है कि हम अपनी सेवाओं को, लगभग 48 वर्ष हो गए इस देश के अंदर ग्रामीण बैंक को, जी जी, सबसे कम उम्र की बैंकिंग संस्था में जो कोई बैंक है सरकारी, वो सबसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है, जो पहले विभिन्न अलग अलग क्षेत्रीय नामों से जाना जाती थी, ताकि लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो। आज की डेट में ये हिंदुस्तान की शाखाओं के आधार पर, ग्राहकों के आधार पर सबसे बड़ी बैंक हो चुकी है। ओके, ठीक है। तो सर का कहना है कि जो ग्रामीण बैंक है वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं शुरुआत से लेके अंत तक, जो उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, जब उनके पास एक कस्टमर आता है तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है और लास्ट में उसकी स्थिति अगर ऑब्जर्व करी जाए तो वो एक समान होती है, और कस्टमर भी कहीं ना कहीं परेशानियों से टैकल कर रहा है और बैंक भी जूझ रही है। हाँ, तो सर आप इस बात से किस हद तक सहमत है? क्या सर का जो कहना है, आपने भी इस तरह की परिस्थितियों का अनुभव किया है बैंक में रह के? हाँ, बिल्कुल, परिवेश एक ही है, एक ही सब जी। कुछ रहा, सब कुछ देखा है। जी जी, देखने के बाद में जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बैंक को जो है क्या नाम करके लॉन्च किया, वो आया, तो जो जितना सहयोग, जितना ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण बैंकों ने किया, आज के डाटा और रिकॉर्ड बताते हैं जी जी, कि हमसे ज़्यादा बेहतर किसी ने भी ग्रामीण क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, चाहे गवर्नमेंट योजना हो या प्राइवेट तरीके से हो जी जी, या कुछ भी हो, कोई भी हमसे हमारा कंपटीटर नहीं, बल्कि उल्टा ये हो चुका है कि हमारे कंपटीटर वो हो गए जो हमको पहले बैंक ही नहीं मानते थे, ओके। वो मेरे कंपटीटर हो गए। आज ये पोजीशन तो इनका कहना है कि जो ग्रामीण बैंक है वो किसी भी मायने में पीछे नहीं है, उसका जो जो पार्टिसिपेशन है हर मामले में सबसे ज़्यादा है। और एक समय ऐसा था कि जो बैंक ग्रामीण बैंक को मानते ही नहीं थे, प्रेजेंट सिचुएशन में वो बैंक ग्रामीण बैंक के कंपटीटर के रूप में सामने आ चुके हैं। बहुत अच्छा सर। सर हमें आप ये बताएं कि आप ये जो संगठन है आपका, जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, शगुन जी, ग्रामीण बैंक के जो संगठन है ऑल ओवर नेशन जिसको कह सकते हैं इंडिया में, तो वहाँ का जो संगठन के जो प्रेसिडेंट है, इस पद पर आप कैसे पहुँचे? ये भी लंबी यात्रा है, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट तो नेशनल का पद दायित्व तो नहीं मिलता है। बिल्कुल। पहले ज़िले में और प्रदेश में काम करना पड़ता है। तो हम पहले बहुत ही 4-5 साल इनिशियल स्टेज में मैं फतेहपुर के संगठन का महासचिव रहा। फिर इसके बाद मुझे प्रदेश का दायित्व दिया गया। ओके। तो लगभग 24-25 साल में प्रदेश का दायित्व, ये हमको दायित्व जो है 2010 से मिला है। चूँकि बहुत से लोग रिटायर होते गए, कुछ हमारे बहुत प्रमुख लीडर एक्सपायर कर गए, तो जो जगह की रिक्तता होती हैं और जो ज़्यादा सक्रिय पदाधिकारी, ट्रेड यूनियन में एक चीज़ है कि इसमें कोई इस तरीके की बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं होती है, लेकिन अगर कोई वर्कर है, बहुत समर्पित वर्कर है, तो निश्चित रूप से उसको लोग स्थान जो है देते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी आधार पर मुझे ये दायित्व जो है, राजस्थान में इलेक्शन हुआ था सीकर में 2010 में, तब से मैं नेशनल प्रेसिडेंट काम देख रहा हूँ। ओके, तो राजस्थान के सीकर जिले में वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें सर को प्रेसिडेंट पद पे चुना गया और तब से एक कार्यभार संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर हमें ये बताएं कि वर्तमान में जो हम लोग सुनने में आ रहा है, हम बराबर देख भी रहे हैं कि ग्रामीण बैंकों का निजीकरण करने के लिए प्रोसेस कार्यरत है, काम चल रहा है कि उनका निजीकरण किया जाए। तो आप इस संबंध में आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन बैंकों का निजीकरण होना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि वर्तमान जो सरकार है, उसकी अपनी जो पूंजीवादी आइडियोलॉजी है, उसका जो वाहक है, वो सबसे बड़ा वाहक है निजी क्षेत्र जो है। तो ये हर चीज़ में आप देख रहे होंगे कि भारत की किसी भी व्यवस्था को निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र के बैंक नहीं काम कर रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों में, क्योंकि ये चीज़ें शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने किया था,
इन्होंने उसको और गति दे दिया है। आप एक चीज देख लीजिए कि जितना भी देश का सरकारी बैंक है और जितने भी प्राइवेट बैंक है, आप तुलना कर लीजिए। एक लगभग मान के चलिए कि जो 100 करोड़ लोग आपके सेमी अर्बन और रूरल में रह रहे हैं, जरा उसमें भागीदारी आप किसी प्राइवेट की बता दीजिए। अब क्या है कि सरकार पता नहीं किस आधार पर निर्णय लेती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण बैंक की भी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि अभी सारे ग्रामीण बैंकों को आदेश आ गए हैं कि आईपीओ जो है, इनिशियल जो ऑफर दिया जाता है पब्लिक को, उसको आईपीओ कहते हैं। शेयर बाजार में हमारी बैंक के माध्यम से शेयर खरीदिए और उसके आधार पर जो है एंट्री जो है प्राइवेट लोगों की इस बैंक के अंदर शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं जैसे लोग फाइनेंस करते हैं, डीलिंग करते हैं, बाहर के जो मेंबर्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, प्राइवेट बैंक में है, उस तरह का कार्यक्रम आई थिंक यहाँ शुरू करने की सोची जा रही है। वो सब कुछ हमारे यहाँ है। अच्छा, देश की कोई भी बैंक, सिर्फ फॉरेन बिजनेस हम नहीं करते हैं जो है, बाकी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ग्रामीण भारत के अंदर जो 100 करोड़ लोग रहते हैं उनके भविष्य की डेवलपमेंट के लिए ऐसी कोई योजना ही नहीं जो ग्रामीण बैंकों के पास नहीं है। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट घुसने का मतलब है कि सिर्फ वहाँ से लाभ कमाना जो है, जबकि हमारा कस्टमर अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो हमें बहुत ज़्यादा लाभ दे दे। इसीलिए 48 वर्ष में हमने बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमाया है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम देश के 80 करोड़ लोगों को तो खाना खिला रहे हैं पिछले 3 साल से 4 साल से। ये तो आइडेंटिफाई है ना। अभी योजना फिर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये तो है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और उन्हीं 80 करोड़ लोगों में से 42 करोड़ हमारे कस्टमर हैं। उनके बीच में आप प्राइवेट लोगों को प्रवेश कराने का मतलब ये है कि सन 1976 में जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक माननीय इंदिरा गांधी जी लाई थी, तो उसके पहले इस देश के अंदर महाजनों का बोलबाला था। गांव का आदमी किसी भी अपनी आवश्यकता के लिए महाजन के पास पैसा लेने जाता था और फिर जिंदगी में उसकी वो पीढ़ी उसके कर्जे से अदा नहीं हो पाई। उसको खत्म करने के लिए इंदिरा जी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ की थी। आज 48 साल बाद पूंजीवादी व्यवस्था जो ज्यादा लोकप्रिय, इंदिरा जी से भी ज्यादा लोकप्रिय सरकार हो चुकी है, वो उसी आम आदमी को उसी महाजन के पास ले जाने का प्रयास कर रही है। इसका हम लोग एक ट्रेड यूनियन के माध्यम से भारी विरोध कर रहे हैं। लगभग 150 से ज्यादा सांसदों को ज्ञापन दिया जा चुका है। पूरा अभियान हम लोगों का लगातार चल रहा है और हम लोग हर सांसद के पास आने वाले मास तक पहुंचने जा रहे हैं। तो सर का कहना है जो निजीकरण बैंकों का किया जा रहा है, तो देश की 80 करोड़ जो लोग हैं उनमें से कह रहे हैं सर 42 करोड़ तो उनके खुद के कस्टमर हैं जिन्हें पूरी तरह से भोजन पानी का इंतजाम किया जा रहा है। बैंक ऑलरेडी सुविधा प्रदान कर रही है, तो क्यों ये चीज़ की जा रही है? और पूरी तरह से संगठन जो इनका है पूरे बैंक से की तरफ से इसका निजीकरण का पूरी तरह विरोध किया जा रहा है कि ये सही नहीं है। ओके सर, अच्छा ये बताएं हमें, जो बैंक जो अभी ग्रामीण बैंक है, रूरल एरिया में काम करता है, इसके राष्ट्रीयकरण को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या बैंक अदर बैंक की तरह इसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, या इस संबंध में आप किस गति से प्रोग्रेस हैं, प्लीज हमें बताएं। एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रीयकरण शब्द उस जगह यूज होता है जो प्राइवेट हो। क्योंकि ये जितने भी आप भारत के अंदर बैंक देख रही हैं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, जितने भी जिनको आप नेशनलाइज बैंक का कैडर मानते हैं, ये सब प्राइवेट थे। इस देश के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है जो सीधे संसद से खुली है, सरकारी है, लेकिन ये जिले में खोल रखी गई है। तो हम लोगों ने इसकी मांग किया कि नहीं, इसका दायरा बढ़ाया जाए। तो इस समय आपको मतलब 43 आरआरबी हैं जो 702 जिले को देख रही हैं। हम लोगों की डिमांड है कि राज्य स्तर पर सारी बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक किया जाए, एक करके एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक, ये व्यवस्था दी जाए। और इनको कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल लेवल पे एपेक्स संगठन बनाया जाए जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से हो। ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है, ये लगभग 2 दशक से ज़्यादा लड़ाई है और हम लोग लगभग उसके नज़दीक हैं। हम लोगों का मानना है कि जिस दिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक डायरेक्शन पे चलने लगी, इसका एक कोई व्यवस्था हो गई, तो 100 करोड़ लोगों के बीच में जो हमारी उपस्थिति हो चुकी है
22,000 ब्रांचेज हैं। हम्म, अगर आप ढूंढने जाओगे तो 22,000 ब्रांचेज भारत के अंदर किसी संस्था की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 48 साल में हम लोग 9.5 लाख करोड़ के बिजनेस को प्राप्त कर चुके हैं। 48 वर्ष का किसी भी बैंक का इस देश के अंदर का अगर आप इतिहास टटोल ले तो इतने कम समय में 9,50,000 करोड़ रुपए, वो भी गरीबों के बीच से व्यवसाय नहीं किया। हम 6वीं स्थिति में हैं इस समय देश के अंदर। इसलिए हम लोगों की ये डिमांड, ये जो अभी हम आपको बताया सांसदों से मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं, ये राष्ट्र हित में, ग्रामीण भारत के हित में हम लोगों की डिमांड है। हम लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं कि नहीं, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाया जाए। ओके, तो सर का कहना है कि अभी ये जो बैंक है 72 जिलों में 702 जिलों में लगातार कार्यरत है, और तो इनका कहना है कि जैसे कि अदर बैंक से वो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका स्टेट लेवल पे उनकी एक प्रॉपर एक ब्रांच होती है, तो वैसे ही इन ग्रामीण बैंकों की भी एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे एपेक्स नाम की संस्था के माध्यम से इसका NRBI जो है उसके माध्यम से इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए इसकी ग्रोथ के लिए। अच्छा ठीक है सर, हमें ये बताएं आप, जो इस समय ग्रामीण बैंकों के बारे में जब हमने सर्च किया, काफ़ी पढ़ा, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सी रिक्तियाँ खाली हैं और लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कस्टमर्स भी कर रहे हैं और एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। सर वहाँ जो रिक्तियाँ हैं उनको लेके आपकी क्या डिमांड है सर से? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी ये। जितनी हमारी 48 वर्ष की यात्रा है ये इस समय ठहर गई है एकदम। क्यों? क्योंकि लगभग पिछले 10 साल से, और अगर कहा जाए तो पिछले 3-4 साल से, वो लोग जो 76 में जॉब में आए थे, जैसे हम लोग 82 में आए थे, सभी धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिजनेस बढ़ चुका है, 22,000 ब्रांचेज हैं। इस सरकार से पूरी अपेक्षा थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देश में बताया गया था कि करोड़ों जॉब देंगे, सारी चीजें देंगे, आपको आश्चर्य होगा। आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बता दे, लगभग जो नियम बना है, जो सरकार ने स्वयं नियम बनाया है कि कितने बिजनेस पे क्या, कितना ऑफिसर होगा, कितना क्लर्क होगा, क्या सिस्टम जो दिया है, उसी सिस्टम को ये सरकार नहीं मान रही है। और 30,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, अधिकारी वर्गों के, क्लर्कल वर्गों के, संदेश चपरासी वर्ग के, और कान में मतलब आवाज तक नहीं रोंग रही है। और देखिए कितने घड़ियालू आंसू बहे जा रहे हैं जॉब में। आपको ताजुब होगा कि ये ही एक ऐसी संस्था है जिसमें पिछले 20 साल से 18,000 चपरासी डेली वेजर में काम कर रहे हैं। कोई उनके लिए योजना नहीं लाई जा रही। वर्ष 1995 के बाद कोई योजना नहीं आई है। और आज की ब्रांच के सबसे मजबूत, मतलब जो भी स्टाफ आता है, बाहर से आते हैं अब तो, वो स्थानीय होता है, उसी के कंधे पे सब सवार हो जाते हैं। इतनी मेहनत करता है, 300, 400, 500 रुपए उसको जो है प्राप्त होते हैं, छुट्टी के दिन का वो भी नहीं मिलता है। बताइए, तो इनका कहना है जो रिक्तियां खाली हैं, सरकार के बहुत से दावे थे कि हम इतने पद देंगे, उन्होंने गाइडलाइन बनाई कि इतनी भर्तियां कैशियर की, इतनी भर्तियां क्लर्कियल जॉब की, और इतनी जो 4th क्लास है उसकी भर्तियां निकाली जाएंगी, उच्च पद पे भर्तियां निकाली जाएंगी। पर इनका कहना, सरकार को जो वादा था वो झूठा निकल गया, ऐसी कोई भर्ती नहीं आई। और जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ उनकी हो चुकी है। इवन जिस दिन छुट्टियों में उनको वेतन भी उनको नहीं मिलता है। तो इनके सर, इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप अपील करें जो आप कहना चाहते हैं। देखिए, जो इस समय हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि जो हम माननीय भाई, नीति निर्धारक तो वही लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सांसद लोग नीतियां बनाते हैं, और ज्यादातर सांसद अपने इस उत्तर भारत में तो इस रूलिंग पार्टी के ही हैं, उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हमने वित्त राज्य मंत्री जो कराट जी, जो सीधे ग्रामीण बैंक देखते हैं, उनको जाके मिले थे, ज्ञापन दिए। तो जैसे ही हमने भर्ती की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, अब की बार तो हमने जो है दिया है, IBPS में हो रहा है। तो हमने कहा सर 8,000, 30,000 जगह खाली है, 8,000 आप भर्ती कर रहे हैं। 8,000 की इस प्रक्रिया करते 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 इस 8,000 में 2-3 हज़ार लोग दूसरी जगहों में सेलेक्ट हो जाएंगे, बचेंगे 3-4-5 हज़ार, और 4-5 हज़ार लोग तो इसी प्रक्रिया में 1 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। तो जहां से बैंक चली थी वहां से खड़ी हो गई। एक चीज और आपको बता दें, जिससे ग्रामीण बैंक इस समय पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस समय खेल चल रहा है। हाँ जी। कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंकों का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन कितना बढ़िया काम कर रही हैं। नेशनलाइज बैंक भी फेल है उनके सामने, चाहे HDFC हो, चाहे ऐसी चीज, टेक्नोलॉजी की बदौलत। बिल्कुल।
और ग्रामीण बैंक जिसको संचालन करने की इस भारत के सबसे मजबूत बैंकों की है। किसी बैंक को स्टेट बैंक चला रहा है, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब देश के सबसे मजबूत लोग। आपको ताजुब होगा कि ग्रामीण बैंक टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ गई हैं। आज की डेट में समाज के अंदर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि बैंक की लोकप्रियता की नहीं है, मजबूत है, मतलब अच्छा बैंक है, टेक्नोलॉजी, एटीएम। आपको ताजुब होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण आप समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश रहते हैं। 3 ग्रामीण बैंकें काम कर रही हैं। हाँ। जहां आप बैठी हो, ये बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा इसको देख रहा है। ओके। मुरादाबाद की तरफ चले जाइए तो पंजाब नेशनल बैंक देखता है, लखनऊ चले जाइए तो बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मजबूत तीनों बैंक। और पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंक की इस समय 4285 ब्रांचेज हैं, 4285 ब्रांचेज 75 जिले में, और एटीएम है 9। एक भी नेट बैंकिंग सुविधा नहीं प्राप्त है, एक भी मोबाइल बैंकिंग जिस तरीके से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो नहीं है। इसकी लड़ाई इस समय हम लोग बहुत जोरदारी से कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोग गांव का भी आदमी अब मोबाइल बैंकिंग चाहता है, गांव का भी आदमी नेट बैंकिंग चाहता है जो है। इसलिए हम लोगों को ये भी डिमांड इस समय ज़्यादा गंभीरता के साथ हम रख रहे हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास हों और हमारे पास पर्याप्त मैन पावर हो और सरकार इसको राज्य स्तरीय ढांचे में कन्वर्ट कर दे, तो मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी बैंक इससे टक्कर नहीं ले सकती है। बहुत अच्छी बात है। तो सर का कहना है ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने खुलकर आया है। जैसे सर ने बताया कि पूरे यूपी में जब आप देखेंगे तो मात्र 9 एटीएम हैं, और नॉर्मली आप अगर देखेंगे तो हो सकता है कभी आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के अगल बगल 2-3 एरिया को मिला लें, तो अगर आप पीएनबी को लीजिए तो पीएनबी के ही कहीं वहाँ पे 9 एटीएम ऐसे निकल आए, एक एरिया में निकल आएंगे। और ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जिले में 9 एटीएम होना ये एक बहुत ही दुखदाई बात है। जिले में मैडम नहीं, 75 जिले में 9 एटीएम। बताइए, पूरे सिर्फ एक पर्टिकुलर जिले की बात नहीं हो रही, पूरे 75 जिलों की बात हो रही है। उन 75 जिलों में मात्र 9 एटीएम है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर और एम्प्लॉय, और इनका कहना टेक्निक्स के मामले में बैंक इतना पीछे है। जो आज की जो टेक्नोलॉजी है जिससे चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, अगर आपके पास मैन पावर कम है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके वर्क को थोड़ा इजी बना सकते हैं। और यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल नहीं है। रिक्तियाँ भी खाली हैं, 8000 भर्तियाँ आई, 22000 पद खाली हैं। और जितनी 8000 भर्तियाँ आई, हो सकता है उस साल उतने आदमी रिटायर हो जाएं, तो वो भर्तियां और रिक्तियां सब बराबर हो जाएगी। उसका कोई एवरेज नहीं है, कोई आंकड़ा उस पर निकाला नहीं जा सकता। और साथ ही में हम ये देखते हैं जिस तरह टेक्नोलॉजी के मामले में बैंक उसमें भी पीछे है, तो दोनों ही स्तर से ये बैंक इतना संघर्षशील है, उसके बाद भी ये लगातार लोगों को सुविधा प्रदान करने का पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा है। तो सर की जो डिमांड है हमारी सरकार से, सांसद से, लोगों से सिर्फ इतनी है कि इस बैंक को ये सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के मामले में और मैन पावर अर्थात भर्तियों के मामले में उनको सुविधा प्रदान करी जाए, जिससे ये बैंक जिस स्थिति में है उससे दुगनी, चौगुनी, 10 गुनी ग्रोथ कर पाए। और इनका ये दावा है कि अगर इनको ये टेक्नोलॉजी सुविधा प्लस मैन पावर अगर इनको मिला, सो देयर विल बी नो बैंक that will be in the competition in the competitor of this particular bank, ग्रामीण बैंक। मतलब they can do their best। उनका कहना है वो बैंक सबसे अच्छा कर सकती है इंस्टेड ऑफ एनी अदर बैंक। बहुत अच्छी बात सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जो नई पेंशन स्कीम है, आप सुनते हैं न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन, इस समय तो हर जगह चल रहा है न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन। तो आपके भी बैंकों में न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, तो आपका इसके मामले में क्या कहना है कि ये क्या ये न्यू पेंशन स्कीम है, इज इट राइट? और अगर ये राइट नहीं है तो क्या आपकी डिमांड्स हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, कृपया हमें बताएं। मैडम ऐसा है कि ग्रामीण बैंक में न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके हमारी 2 तरीके की लड़ाई है। जी जी। एक तो हम उस लड़ाई में शामिल हैं क्योंकि ये पूरे देश भर के वर्किंग क्लास की लड़ाई है, क्योंकि 2004 के बाद से जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब था कि लास्ट बेसिक जो भी किसी एम्प्लॉय का होता था उसका 50% उसको पेंशन जो है प्राप्त होती थी, उसमें डीए और ये सब लग के, और पता रहता था क्योंकि उसमें जो भी आपका पीएफ कट रहा है वो एक सुनिश्चित सिक्योर इन्वेस्टमेंट सरकारी एजेंसियों पे तमाम जगह में किया जाता था, इसलिए उसकी ग्रोथ अपना एक सुनिश्चित होती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जो है ये एक शेयर बाजार की स्कीम है, सारा पैसा शेयर बाजार में जाता है
और अभी तक इसका एक भी एग्जाम्पल भी नहीं आया है कि किसको क्या मिलेगा, क्या डूबेगा, क्या बनेगा। ये हम बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं। हम ग्रामीण बैंक के संदर्भ में इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामीण बैंक में चूँकि इसका बड़ा एक लंबा इतिहास है, क्योंकि हम लोगों को पहले कमर्शियल बैंकों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाता था। इसकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना, सारी चीज़ें हैं। और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि नहीं, जो भी देश के अन्य बैंक काम कर रहे हैं वही ग्रामीण बैंक कर रहे हैं, इसलिए इनको समान कार्य पे समान वेतन का जो भारतीय संविधान में हक दिया गया है वो हमको प्राप्त हुआ। उसी के तहत हम लोगों ने पेंशन की भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि सन 93 से बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशन आई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम उसको कहते हैं। हम लोग लड़े। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी अलाउ किया। तब सरकार ने क्या किया कि 2018 की डेट तक, मतलब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि अन्याय कैसे करते हैं। 2018 की डेट तक जो सिस्टम हमारा था वही जो नया इस समय रिक्रूट होके आया, क्योंकि 2010 से नए बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी सेम फॉलो करा, सेम नियम लागू हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उस पूरे लगभग जो 80-85 हज़ार स्टाफ था उसको जो समान रूप से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो न दे के 1-4-10 से जो लोग आए थे बैंक में उनको न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया, और शेष जो 1-4-10 से पहले के लोग थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में डाल दिया। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे कार्यरत है पुराने टाइम से, उन पे भी न्यू पेंशन स्कीम लागू हो गई, तो ये इसकी लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। तो पहली बात सर का कहना ये है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो बहुत, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी थी, वो ट्रांसपेरेंट थी कि जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी थी उसका 50% आपको पेंशन मिल रहा है, एंड अदर देन दैट देयर इज पीएफ है, वो सबको पता है, आपकी सैलरी का 12% या जितना परसेंट कटता है वो आपको मिल रहा है। तो उसमें कोई भी इफ बट नहीं था, डाउट नहीं था। और सेकेंड थिंग, जब आपका रिटायरमेंट करीब आता तो आपकी एक एज आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टाल मटोल नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, पता नहीं कर सकते चीज़ों को, एक रिलैक्सेशन वाली एज आ जाती है। तो सर का कहना है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन अभी जो स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम आई है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या पेंशन मिलेगी, शेयर मार्केट के पास पैसा जा रहा है, कब वो प्रॉफिट में है, कब वो लॉस है, दे डोंट नो अबाउट दैट एट ऑल। इनकी लड़ाई इस बात की। और सेकेंड थिंग, जो न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई वो एक पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट कर दी गई, तो जो वर्कर्स जो ऑलरेडी जिनकी एज रिटायरमेंट की है, 2 साल बाद वो रिटायर होने वाले हैं, अब उनको भी वो न्यू पेंशन स्कीम पे मिल रही है। सो इनका कहना है इसकी हमारी लड़ाई है, जो ऑलरेडी पुराने वर्कर्स हैं उनको आप कैसे न्यू पेंशन स्कीम के थ्रू उसी में कैसे आप मर्ज कर सकते हैं। सर, इज इट करेक्ट? करेक्ट है। मतलब वो एक्चुअली क्या है कि लगभग 1990 तक ग्रामीण बैंक में रिक्रूटमेंट हुआ था। जी, और 1990 के बाद रिक्रूटमेंट बंद हो गए थे। जी। फिर सीधे 2010 में 2010 में आई भर्ती जी। तो ये गैप है। तो हम लोग कहते हैं हम लोग पहली पीढ़ी है और ये अब सेकंड पीढ़ी आई है। सेकंड पीढ़ी जो 1-4-10 से 18 तक लगातार आई, ये 30-35 हज़ार लोग हैं। जी। तो जो हमारे ऊपर पेंशन के नियम पुराने लागू थे वही उनके ऊपर भी लागू थे। हाँ जी। पीएफ का वही सिस्टम लागू था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो 1-4-10 से पहले के पुराने लोगों को तो बैंकिंग इंडस्ट्री की ओल्ड पेंशन स्कीम में ले गए, और जो 1-4-10 से आए थे उनको जो है न्यू पेंशन स्कीम में दिया। जबकि 1-4-18 तक जब कोर्ट का आदेश आया है तब तक के सारे लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहिए था। ओके। उसको और तमाम चीजें हैं। हाँ जी। उसको अगर क्लियर करें तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पेंशन जब नहीं थी तो पीएफ से लिंक जो पेंशन स्कीम जो 1995 में आई थी वो हमारे ऊपर प्रभावी थी। ओके। जो मैक्सिमम आपको सैलरी 15,000 मान के 7,500 रुपए तक पेंशन फिक्स पेंशन, उसमें कोई डीए नहीं था। इसी से ये बच्चे भी कवर हो रहे थे। 1-4-10 से लेके 1-4-18 तक के। तो जब एक ही व्यवस्था से दोनों लोग थे और सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई अलग करने की बात कही नहीं, तो ये नीति निर्धारकों ने एक साजिश रच के ये जो नए बच्चे थे 35,000 बच्चे, इनका भविष्य थोड़ा सा एक मतलब ये पूंजीवादी व्यवस्था की जो है न्यू पेंशन स्कीम अगर इतनी बढ़िया होती तो क्यों पूरे देश में क्यों नहीं सांसद लोग जो है न्यू पेंशन स्कीम ले रहे हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट में जो है उस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शेयर बाजार
15-20 साल में एकदम डूबता है, उसमें भी षड्यंत्र होते हैं, खेल होते हैं, और सब डूब जाएगा इनका जो इतना पैसा है जो है। तो इसलिए न्यू पेंशन स्कीम का तो पूरे देश भर में विरोध है, उसमें भी हम लोग शामिल हैं। तो इनका कहना है कुल मिला के कि जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें पूरी तरह से इनका पूरा संगठन इवन देश भर के सभी लोग इससे राजी नहीं हैं, और उसी मुहिम में ये भी शामिल हैं, इनका संगठन भी शामिल है कि न्यू पेंशन स्कीम को पूरी तरह से रद्द किया जाए और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को जारी रखा जाए, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, वो है ट्रांसपेरेंसी। सर ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर हमें ये बताएं, अब आप कुछ अपने पर्सनल अनुभव बताएं, जब आप बैंक में काम करते थे तो किस तरह से आपने अपनी टीम को, जब आप एक ऊंची पोस्ट में पहुंचे, रिटायरमेंट का समय आया, तो तब तक आपने किस तरह अपनी पूरी टीम को एक साथ जोड़कर और कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने बैंक के अंदर? नहीं, खैर ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये मैं तो हर मीटिंग में सभी से कहता भी हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है, हमारी संस्था जो है विकसित संस्था तो है नहीं, ये तो विकासशील व संस्था है। तो इसमें क्या है कि ठीक है, ये इन कस्टमरों का ही, चूँकि बहुत गरीब लोग हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उनकी दुआएं हैं कि हम लोग समान कार्य पे समान वेतन पे आ गए, हक पा गए, वरना नीति निर्धारक का बस चलता। नीति निर्धारक जब हम कहते हैं तो इसमें 3 बड़ी अथॉरिटी आती हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और देश का कोई न कोई बड़ा वाणिज्यिक बैंक। ये 3 लोग मिलके हमारे नीति निर्धारक हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी ताकत हैं ये लोग, इनसे कोई चीज़ प्राप्त करना आसान काम नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मेरा ज़्यादातर समय अपने कस्टमरों के बीच में बीतता था। जो है मैंने इतनी गोष्ठियाँ किया हैं उनको एजुकेट करने में कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, और बड़ा स्नेह मिलता था, बहुत अच्छा लगता था। और बैंक में भी हमारी, कहना नहीं चाहिए कि मेरे अपने ट्रेड यूनियन के पॉजिटिव रोल से और बैंक के प्रति पूरा हमारा शेड्यूल रहता था। बैंक के बगैर कहे हुए भी मैं छुट्टी के दिन जो है अपनी बैंक के क्षेत्र में करता था, और जिस भी बैंक में रहा, 13 ब्रांचेज में हमने 40 साल का अपना समय पूरा किया है। आज भी 13 जगह से मुझे उतनी इज्जत और उसके साथ जो है लोग मिलता है, क्योंकि ईमानदारी से इतना गरीब आदमी हमारी ब्रांच में प्रवेश करता है, मैडम आपको बता दें कि वो निराश होकर लौट जाए, ये मैंने अपने एज ए ब्रांच मैनेजर कार्यकाल में कभी बर्दाश्त ही नहीं किया, ये समझिए। तो ये जो एक बहुत ही मूलभूत गुण है जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, और इन्होंने इतनी अच्छी एक बात कही कि जब आदमी, हमारे ग्रामीण एरिया का आदमी जब हमारे बैंक के अंदर आता है तो वो बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में होता है, परेशान व्यक्ति आता है। तो इनका कहना है अपने पूरे कार्यकाल में एक भी व्यक्ति इन्होंने ऐसा अपने बैंक से वापस नहीं जाने दिया जो निराशाजनक स्थिति में आया हो और उसी स्थिति में वापस गया हो। हर हाल में यथासंभव उन्होंने प्रयास किया कि उसकी जो भी समस्या उसका समाधान कर पाएं, और सर ने कहा लोगों के स्नेह प्रेम से उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा बीता। सर नागेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बताएं अपने कार्यकाल के में कोई ऐसा समय बताएं जो आपको आज तक याद हो। पूरा समय तो यादगार ही है हमारे लिए। मैं एक बात और आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं इतना सौभाग्यशाली आदमी था। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मैं किसान का बेटा, और उन्हीं किसानों की सेवा करने के लिए हमको मिला मौका, तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों को मैंने, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम मिला हमको। और वो हजारों के हजारों आज हम, जैसा कि आपने बताया, और जुड़ा हुआ है हमसे, और वो व्यक्ति आज भी जुड़ा हुआ है। आज सवेरे भी फ़ोन आया, और दिन में एक आध फ़ोन तो आ ही जाते हैं 10-15 ब्रांचों से आकर के। और ये बहुत ही मतलब हमको दिली तसल्ली होती है कि मैंने एक काम किया, मतलब। और रही वाली बात आपके प्रश्न की, तो हर पल हमारे लिए सबसे ज़्यादा, पहली ब्रांच हमारे यहाँ कानपुर में, कानपुर देहात में मुंगीसापुर थी। अच्छा जी, और हाँ, मुंगीसापुर में थी। और मुंगीसापुर के लैंडलॉर्ड वो तब भी वही थे जो आज भी हैं। अच्छा, आज भी हमसे उतना जुड़ाव रखते हैं, कुछ कहने को नहीं। कौरू से लोग हमसे जुड़े हुए हैं अभी।
वहाँ फतेहपुर फिर मेरा जाना हुआ, तो यहाँ से रिजाइन दे के मैं गया था। पहले मैं क्लर्कल में, मैंने जैसा कि आपने बताया, मैंने भी क्लर्कल में ज्वाइन किया था। और फिर मेरा उससे ऊंचे पद पे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, भर्ती हुई। तो अधिकारी बने। अधिकारी बने, तो मैं फतेहपुर भी चला गया, यहाँ रिजाइन देना पड़ा। वहाँ जाने के बाद तो वहाँ तो आप जैसे बहुत ऐसे लोग मिल गए कि अब पूरा कार्यकाल ही अविस्मरणीय रहा। मेरे औंग है, सजापुर है, जहाँ मैं रहा हूँ तहाँ लगभग आप भी रह के आए हैं, वही ब्रांचें थी एक जिले की। तो ऐसा कोई ब्रांच नहीं जहाँ के 10 लोग आज भी हमको ना याद करते हो। तो सर का कहना है कि ब्रांच में बिताया एक एक पल उनके लिए अविस्मरणीय है, और आज भी उनके पास अभी जो रिटायरमेंट का टाइम है, जिस समय वो अपने घर पे परिवारजन के साथ रह रहे हैं, तो उनका कहना है आज भी हमारे पास प्रतिदिन 1-2 कॉल लोगों का आता है जिनका उन्होंने काम कराया। तो ये सब जो पल हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों की जो मदद करी, अपने व्यक्तित्व के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, जो लोगों की उन्होंने मदद करी है, और उसका जो फीडबैक मिलता है उनको, आज रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, वो उनके जीवन को एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है। सर, क्या मैं सही बोल रही हूँ? जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे ये कहूँगी कि इस समय जो युवा पीढ़ी है, हमारे जैसे बच्चे भी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बैंक्स में एग्ज़ाम्स की, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है अपनी इस युवा पीढ़ी के लिए कि वो मान लीजिए उनकी भर्ती हो, पहले तो ये बताइए कि उनकी भर्ती कैसे, उसके लिए कुछ आप बताएँ, किस तरह वो तैयारी करें? देखिए, ऐसा है कि बैंक का जो ये एग्ज़ाम है, जैसे ही ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा जो साइंस साइड से होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी रहता है। हालांकि कॉमर्स साइड भी प्राथमिकता में रहती है, आर्ट साइड में थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि अगर एक तो ये चीज़ बता दें कि साल में लगभग 3-4 एग्ज़ाम होते हैं। एक स्टेट बैंक का अपना अलग होता है। ये मैं एक रूटीन चीज़ बता रहा हूँ। यद्यप अब ऐसा हो नहीं रहा है। अब इस समय नहीं हो रहा है, इनका कहना है ये हो नहीं रहा, बट रूटीन में यही है कि साल में 3 एग्जाम्स होते हैं। हाँ जी। नेशनलाइज बैंक के ऑफिसर, नेशनलाइज बैंक के क्लर्क, स्टेट बैंक के ऑफिसर, स्टेट बैंक का क्लर्क, रीजनल रूरल बैंक के ऑफिसर, रीजनल रूरल बैंक के क्लर्क, ये 6 एग्जाम तो हर बच्चे को अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में देने को मिलते थे। स्पीड का खेल है सारा, कुछ और नहीं है। अगर वो पेपर किसी भी बच्चे को दे दिया जाए कि जाओ घर से आराम से करके 1 घंटे में ले आओ, तो 100% करके आएगा। लेकिन तेज गति से पता चला 150 क्वेश्चन है, अब वो 45-50 मिनट में करने हैं। रीजनिंग का होता है, मैथ का होता है, लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश है, तो उसमें आपका माइंड कितना तेज है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप हाई स्कूल, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, उसी के साथ ही अगर आपको बैंकिंग की तरफ का रुझान है तो मेरा अपना मानना है कि फिर 1-2 साल के लिए आपको उसमें थोड़ा सा पूरी तपस्या कर देनी चाहिए, क्योंकि 4 एग्जाम मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपकी होगी। आप ये मान के चलिए कि आज भी बैंक का जो है, जैसे ही आपने रिटर्न निकाला तो कोई बेईमानी नहीं है। मतलब जैसे विभिन्न जगहों में देखा जाता है ना कि पैसा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की ये जगह आज भी इतनी ऑनेस्टली है कि वो प्योर फिर आप सिलेक्ट होकर चले जाएंगे, अपना करियर बढ़िया जो है बना सकते हैं। तो सर का कहना है कि जो भी युवा वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इस बात को सुने और समझें। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, जैसे ही आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एट दैट टाइम ओनली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तभी से आप शुरुआत करें और 1-2 साल अपनी पूरा अपना लगन मेहनत तैयारी में लगा दें। जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं। द मेन थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर स्पीड, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। स्पीड आपको मेंटेन रखनी, स्पीड टेस्ट दीजिए, उसकी तैयारी करिए, और जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं उसको प्रॉपरली आप पढ़ें, क्योंकि बैंकिंग का जो पेपर आता है उसमें जो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका माइंड है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं। आपको वहाँ पे अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज़ करना है और हर सब्जेक्ट को आपको अपने सेंस से आंसर देना है, कम से कम टाइमिंग में। ठीक है। पुरुष जो मेल बच्चे हैं ना, उनके लिए तो अब सबसे बड़ा कंपटीशन जो है फीमेल बच्चियों से है। 40 से 50% लड़कियां बीट करती हैं, बिल्कुल उनको पीछे रह जाते हैं।
क्योंकि वो खैर थोड़ा सा फालतू समय तो बर्बाद नहीं करती हैं, हाँ हाँ तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और फौरन जो है सेलेक्ट हो हाँ। जाती हैं। और बैंक में भी प्राथमिकता दी जाती है कि लड़कियां आ जाएंगी तो ज़्यादा यूनियनबाजी नहीं होगी, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होगा, सब अपना जो है ईमानदारी से काम करेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो निश्चित है। सर का कहना है कि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि गर्ल्स किसी से पीछे नहीं है। जिस स्पीड में बॉयज आगे बढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं। तो इस समय कंपटीशन बहुत टफ है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स आपके लिए भी, तो आप बहुत ही तेज़ तैयारी करें। और सर का कहना है कि बैंक में जब गर्ल्स पहुंच जाती हैं तो वहाँ पे भी यूनियन बहुत बढ़िया रहता है, शोरगुल नहीं होता, सुकून से काम भी चलता है, थोड़ा माहौल भी बहुत बढ़िया रहता है। तो बहुत बढ़िया लगा सर से बात करके। अच्छा सर ये बताइए, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसके बैंक में ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, अब वो बंदा काम करने पहुंच गया है, बैंकिंग का सेक्टर थोड़ा सा वर्कलोड तो होता ही है, कैसे वो काम करे, थोड़ा स्ट्रेस फील भी महसूस करे और काम भी बढ़िया हो, कुछ एक टिप्स दीजिए उन बच्चों के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि इस समय तो ये माहौल ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस फ्री तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक का जो काम है उससे हट के तमाम काम जो है ये कंपटीशन जो है निजी क्षेत्र से ही हो रहा है हम लोगों का। तो कहीं ये पॉलिसी बेचो, कहीं ये सब करो, तो स्ट्रेस तो रहता है। और स्ट्रेस मेन चीज़ क्या है कि जो भी नीड है, जो पहले होता था कि आराम से बड़ी नौकरी शानदार, अब आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, ग्रामीण बैंक में एक स्टाफ 4800 कस्टमर देखता है। आप इमेजिन कर सकती हो? ये है स्ट्रेस का कारण। क्योंकि यही काम 2-3 लोग मिलके देखते हैं, वो चीज़ नहीं की जा रही है। तो इसलिए अपने को माइंड जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से आपको डेवलप करना है। बाकी रही काम की बात, तो निश्चित रूप से बैंकिंग एक ऐसी जगह है कि पीछे देखो आगे बढ़ो, पीछे देखो आगे बढ़ो, कोई ऐसा वो नहीं है। तो सर का कहना है कि सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप स्ट्रेस फ्री होके और थोड़ा कंफर्टेबल, अगर आपका स्ट्रेस तो आपको रहेगा बिकॉज वर्कलोड है और रिक्तियाँ ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन होना जायज़ सी बात है। लेकिन तरीका ये है कि आप अपने आप को माइंड मेकअप करें, अपने आप को मेंटली एकदम प्रिपेयर करें कि ये काम मुझे करना ही है और ये चीज़ें मेरे सामने समस्याएं मुझे टैकल करनी ही है। अगर आप प्री प्लान्ड रहेंगे, प्री प्रिपेयर रहेंगे, तो आप अपना काम इजी वे में और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ सर नागेन जी आपसे और शगुन शुक्ला जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? हाँ, क्योंकि प्लीज बताएं। ये मुझे एक अवसर मिला, आज हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 2022 का जी, अंतिम जी। दिवस है और कनौजिया जी के साथ जो है आवास पर, मैं कल से, चूंकि नया वर्ष होगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल अपने सारे लोगों को, अपने साथियों को, सदस्यों को, ग्रामीण बैंक, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को और साथ में पूरे राष्ट्र के अपने नागरिकों को अपने संगठन की ओर से, आरआरबीओ की ओर से, अपने एनएफआर आरबीओ की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नव वर्ष की आशा करता हूं कि ये एक ऐतिहासिक वर्ष हमारे देश के लिए हो। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक तो बहुत ही एक ऐसा समय आपने ताड़ा है कि जैसे शोध के लगन धरी हो कि आज किसी का जाना है और किसी का कल आना है। तो जाने वाला का अनुभव, तो वृद्ध और नए, मतलब ये बूढ़े बैठे हुए हैं, आप नए हैं, तो नए साल में आप सभी लोग बस आप ये समझ लीजिए कि ये इतना अच्छा अवसर हमारे लिए है कि हमें मौका मिल रहा है कि इस पुराने साल में इतनी कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट करने का और नए साल में उसको फॉलो करने का। आज हमने अडॉप्ट किया, कल से उसको हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। हाँ सर, लोगों को बधाइयाँ दें अपने माध्यम से। मैं नए साल की सभी अपने बैंक की और पूरे राष्ट्र के लोगों को, विशेषकर आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों की और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। चैनल के भी 1 साल होने की शुभकामनाएं दे दो कल। हाँ, बड़ी सही बात है कि एक कल का दिन हमको याद आ रहा है कि ये 1 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था और आपका इनविटेशन मिला था, जाने का मौका मिला था। बहुत अच्छा रहा, पूरे पल पल मुझे याद आ रहे हैं। जी। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी धन्यवाद सर। तो इस तरह से आज हमारी बातचीत हुई शगुन शुक्ला जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ग्रामीण बैंक के संगठन के, और नागेन जी से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं
ग्रामीण बैंक के, और दोनों से ही बात करके जो इस समय ग्रामीण बैंक जिन समस्याओं से जूझ रहा है या उनकी क्या डिमांड्स हैं सरकार से, संसद से, ये सारी चीज़ें आज हमने सुनी और बहुत ही अच्छा समय हमने व्यतीत किया सर के साथ और बहुत ही ज्ञानदायक बातें इन्होंने हमारे युवा वर्ग को भी बताई। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए। और इसी के साथ आप सभी देखते रहिए न्यूज़ आउटलुक। मैं नेहा श्रीवास्तव और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ व बधाइयाँ।